स्वागत करता हूँ सभी का हमारे चैनल नमन सिटी पर। मैं हूँ नमन और मैं स्वागत करता हूँ सभी का। तो आज मेरा आईएमटी का इंटरव्यू था। तो आईएमटी गाजियाबाद, हैदराबाद, नागपुर, गाजियाबाद, हैदराबाद, नागपुर, इन सब का कॉल्स था और मतलब इनका एक कॉमन इंटरव्यू था। तो आगे से मैं पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। क्या ओवरऑल मैं कहूँ तो मैं कहूंगा कि टफ रखने की कोशिश की गई उस इंटरव्यू की। मैं कहूंगा कुछ टफ क्वेश्चन थे मेरे लिए जो कि मुझे नहीं आए, लेकिन ओवरऑल मैं कहूंगा मैंने काफी अच्छा किया। मैं अपने आप को इस तरह से रेट करूंगा। तो आगे से पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। बाकी जो चैनल पे पहली बार आए उनको बता दूं कि मैं सारे अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ चैनल पर। और आपको अभी मेरे एमडीए गुड़गांव का पिछले साल का इंटरव्यू एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एसआईबीएम पुणे का जो इस साल इंटरव्यू हुआ है वो मिल जाएगा। एनएमआईएमएस मुंबई का मिल जाएगा। कल मैंने एससीएम एचआरडी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस शेयर किया है और जो आगे मेरे इंटरव्यू एक्सपीरियंस होंगे वो आगे शेयर करता रहूंगा। बाकी टेलीग्राम ग्रुप क्रिएट किया है मैंने, जिसका पर्पस बस यही है कि आपको मेरा इंटरेक्शन बढ़ सके। तो उसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पे ऑलरेडी 230+ मेंबर्स हैं, तो आप भी प्लीज ज्वाइन कर लीजिए। और स्टार्ट करते हैं। मैंने पूरा लिख लिया एक्सपीरियंस और मैं आपको वहां से वो पूरा एक एक करके बताता हूँ क्या क्या पूछा गया। तो पहले प्रोफाइल से स्टार्ट करते हैं। तो प्रोफाइल मेरी क्या है कि आईएमटी की जो कॉल आती है वो कैट स्कोर से मुझे आई थी। और हो सकता है जेड से आई हो, मतलब मुझे लगा कैट से आई थी। तो उसमें वो क्या करते हैं, आपका बेस्ट एग्जाम स्कोर लेते हैं, उस हिसाब से वो कॉल देते हैं। तो कैट में मेरे हैं 97.21 परसेंटाइल, 97.21 परसेंटाइल। तो ये मेरी परसेंटाइल है। और 10th में मेरे हैं 85, 12th में 87, ग्रेजुएशन में 79। मैं बीकॉम ऑनर्स मैंने किया है। अब आते हैं कि हाँ, दो पैनलिस्ट थे, एक मैम थी एक सर थे। इसमें से मैम जो थी इन्होंने एक सीरियस लुक मेंटेन किया पूरे पूरे इंटरव्यू में। और उन्होंने मतलब वो ग्रिल करने की उन्होंने कोशिश करी। सर ने न्यूट्रल लुक मेंटेन किया। दोनों पैनलिस्ट में से कोई भी मतलब स्माइल नहीं दे रहा था। ये बात है, मतलब दोनों में से कोई भी एक सेकंड के लिए भी नहीं हंसा। ड्यूरेशन थी इंटरव्यू की एग्जैक्ट 13, मतलब एग्जैक्ट नहीं, मतलब अराउंड 13 मिनट्स। ठीक है, तो 13 मिनट्स के आसपास चला। तो पहला क्वेश्चन फिर मैम ने स्टार्ट किया। मैम ने पहला क्वेश्चन पूछा कि कुछ ऐसा बताओ जो आपके, मतलब पूरा इंग्लिश में होता है, मैं आपको हिंदी बताऊंगा। मैम का पहला क्वेश्चन था कि वो बताओ जो आपके रिज्यूमे में नहीं है। तो मैंने स्टार्ट किया। मैंने इसमें दो चीज़ों पर टच किया। मैंने अपनी फिलोसफी बताई और मैंने अपनी फिलोसफी ऑफ लाइफ बताई और मैंने अपना फेलियर्स के बारे में बताया। फेलियर्स के बारे में मैंने इसलिए बताया क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पैनलिस्ट को अगर आप फेलियर्स के बारे में बताओ तो वो मतलब उन्हें पसंद आता है कि क्योंकि हर कोई वहाँ पे जाके मतलब कई बच्चे क्या होते हैं बड़ाई करना चाहते हैं अपने बारे में। तो अगर बीच में एक ऐसा है जो कि अपने फेलियर्स को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है तो वो मुझे लगता है पैनलिस्ट को पसंद आता है। तो मुझे जब भी मौका मिलता है मैं कोशिश करता हूँ कि अपने फेलियर्स बताऊँ और फिर मैंने उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या क्या वो भी बताऊँ। तो तो मैंने फिलोसफी बताई। फिलोसफी आप अपनी सोचिए, यहाँ पे मैं अपनी बताना नहीं चाहूँगा क्योंकि सबकी लाइफ की फिलोसफी अलग होती है। जैसे आपकी लाइफ की फिलोसफी क्या हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि मैम आई ऑलवेज शूट फॉर द मून बिकॉज आई नो दैट इवन इफ आई मिस आई विल एंड अप इन द स्टार्स। तो ऐसा करके आप कुछ अपना फिलोसफी आप बताइए और जेन्युइन मत रखिएगा कि आपकी ओरिजिनल क्या है। और क्योंकि फिर वो हो सकता है बाद में उस चीज को किसी तरह से चेक कर लें। तो जिसमें आप सच में बिलीव करते हो ना लाइफ में, वो वाली बात बोल सकते हैं। और उसके बाद मैंने अपने फेलियर्स के बारे में बताया। फेलियर्स को मैंने क्या बताया कि मैंने कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में बताया कि पहले मेरी उतनी अच्छी नहीं थी इंग्लिश में। फिर मैंने जो किया उसको इम्प्रूव करने के लिए वो मैंने बताया। मैंने क्या बताया, मैंने इम्प्रूव करने के लिए मैंने कैम्बली ऐप का यूज़ किया। उधर मैंने प्रैक्टिस करी इंग्लिश स्पीकिंग की और विद टाइम आई इम्प्रूव्ड। फिर मैंने मैम से उसके बाद कहा कि अब यहाँ से देना आपको पता चलेगा कि मैम ग्रिल करना चाह रही थी। मैंने कहा कि मैम होपफुली यू कैन सी द चेंज टुडे। मैंने एंड में ये कहा कि कम्युनिकेशन स्किल वाला आंसर खत्म करके फिर वो कहती है कि मुझे कैसे पता आप सही कह रहे हो, मैंने तो आपको पहले देखा नहीं था। मतलब जनरली इंटरव्यूअर इस तरह बोलता नहीं है ना। तो मुझे मालूम वहाँ से मालूम पड़ गया था कि मैम थोड़ा करेंगी दबाने की कोशिश। फिर मैंने तो मैम थोड़ा सप्रेस करने की कोशिश कर रही थी, मतलब थोड़ा ग्रिल करने के मतलब उसमें थी, मोटिव था उनका वैसा। तो फिर मैंने इसका फिर एक चीज़ मैंने अच्छी करी, पूरी टाइम स्माइल रखी। अभी आगे भी आपको मालूम पड़ेंगे क्या क्वेश्चन उन्होंने पूछे। तो मैंने लेकिन स्माइल जाने नहीं दी, मतलब मैंने इतनी रखी होगी स्माइल, मैंने इतनी रखी और इसे ही मैंने मेंटेन किया पूरे टाइम। और मतलब कि मुझे सच बताऊं तो ग्रिलिंग इंटरव्यू में मुझे ज़्यादा मज़ा आया कि मतलब अगर पहले हंस रहे हो ना तो स्माइल मुझे मेंटेन करना मुश्किल लगता है, लेकिन जब ग्रिल में हो ना तो बड़ा अच्छा लगता है अगर हंसते रहो ना। फिर एक और मोटिव मिल जाता है कि यार ये ग्रिल करना चाहिए, क्योंकि मालूम पड़ जाता है ना आपको कि हाँ ये ग्रिलिंग इंटरव्यू की तरफ बढ़ रहा है। तो तब मुझे और ज़्यादा वो लगता है कि अब तो स्माइल करना ही है, क्योंकि स्माइल करने के भी अब यहाँ पॉइंट्स मिल सकते हैं।
तो फिर मैम ने जब कहा ना कि हमें कैसे पता कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पहले कैसी थी और अब कैसी, हम कैसे जान पाएंगे कि आपने इम्प्रूव किया है। फिर मैंने इस पे कही कि मैम पहले बड़ी खराब थी, पहले मैं अपने जो थॉट्स थे वो सामने वाले तक पहुंचा नहीं पाता था, लेकिन अब मैं आज आपके सामने वो कर पा रहा हूँ। उन्होंने कहा ओके। फिर वो मतलब ठीक है, समझ गई, ठीक है इम्प्रूव की होगी इसने। और हाँ, कहाँ पे थे हम? हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने दूसरी चीज़ पूछी कि ये उन्होंने पूछा कि आपने ग्रेजुएशन के बाद क्या क्या किया है? और तो मैंने उसमें बताया कि मैंने डिजिटल मार्केटिंग का सर्टिफिकेट किया, मैंने यूट्यूब चैनल ओपन किया, और इसके बारे में मैंने बात करी। और फिर उन्होंने कहा कि फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप यूट्यूब पे कितने लोगों से कनेक्टेड हो? तो मैंने कहा मैं अराउंड 450 450 लोगों से कनेक्टेड हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये तो आपको क्या लगता है कि आपका चैनल बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है? तो मैंने जो ऑनेस्ट रिप्लाई है इस पे मैंने वही दिया। मैंने कहा मैम कि मैम ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है, लेकिन मैंने जितनी एक्सपेक्टेशंस की थी उससे बेटर चल रहा है काफ़ी, क्योंकि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं मुझसे इतने सारे लोग कनेक्ट होंगे। और यहाँ पे मैं आप सभी का भी थैंक यू करना चाहूँगा, क्योंकि आप लोग काफ़ी प्यार देते हो, कमेंट्स में भी काफ़ी आप प्यार देते हो, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और मैंने कभी सच में एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं 100 से भी ज़्यादा लोगों से कनेक्ट कर पाऊंगा, लेकिन अब 450 से कनेक्ट कर पा रहा हूँ, तो आई फील इट्स अ प्रिविलेज। तो मैंने मतलब वही बात करके वो उन्होंने कहा ओके। फिर उन्होंने कहा कि आपका चैनल किस बारे में है? फिर मैंने बताया कि मैम कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्ट्रेटेजीज और स्टूडेंट्स की मैं अपनी जो लाइफ फेलियर्स रहे हैं, एग्जाम के फेल होने की जो मेरी वजह रही है, वो मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ, ताकि वो गलती ना करे जो मैंने करी। और मैंने जो अच्छी चीज़ करी वो शेयर करता हूँ। और मैं अपनी एग्जाम अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी, ये सब शेयर करता हूँ। फिर वो पूछती हैं कि आपकी एज क्या है? मैंने अपनी एज बताई। फिर वो कहती हैं कि आपको नहीं लगता बहुत ज़्यादा यंग हो अभी गाइड करने के लिए? फिर वो कहती हैं कि अ, अब यहाँ पे इसका मैंने आंसर क्या दिया कि जब जब उन्होंने मुझसे कहा कि आपको नहीं लगता बहुत ज़्यादा यंग हो गाइड करने के लिए, मतलब इंग्लिश में बोला, पूरा पूरा इंग्लिश में हुआ है ये। अभी मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। फिर मैंने इस पे कहा कि मैम मैंने इस पे ये रखा कहा कि मैम एज से ज़्यादा मैटर ये करता है कि मेरे जो फेलियर्स रहे हैं, आपको बैड एक्सपीरियंस हमेशा ज़्यादा सिखा देते हैं गुड एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैंने काफ़ी सारे एग्जाम से फेलियर देख रखा है। तो मुझे इस यंग एज में भी मुझे काफ़ी सारा चीज़ें ऐसी पता है जो कि शायद ज़्यादा एज वाले एस्पिरेंट्स को भी नहीं पता होंगी। वो मुझे कम एज में पता लग गया, क्योंकि मैंने फेलियर्स काफ़ी सारे देख लिए कम एज में ही, काफ़ी सारे एग्जाम में फेल कर चुका हूँ और कुछ मैंने क्लियर भी किए हैं। तो उस तरह से मैंने अपनी बात रखी, तो वो कन्विंस हो गई, हाँ ठीक है। मतलब उनके एक्सप्रेशन से जो पता चल रहा था ना कि कन्विंस जहाँ है जहाँ नहीं है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब हाँ, फिर उन्होंने मैंने इस आंसर में ना एक और चीज़ कही थी कि मैम मेरे कैट टॉन जो मैंने दिया था अपना 2021 या 20 वाला कैट, तो उसमें मेरे 77 या 78 परसेंटाइल थी, और वहाँ से लेके अब मेरे आए 97। तो फिर उन्होंने उस पर अब यहाँ पे मैम ने दोबारा ग्रिल करने की कोशिश करी। मैम ने कहा कि आपने ढंग से प्रिपरेशन करी नहीं होगी उस वक्त। और मैम बीच में ना काफ़ी बार इंटरप्ट भी कर रही थी, मतलब मुझे काट रही थी। तो मैम ने कहा कि आपने ढंग से प्रिपरेशन नहीं की होगी। फिर मैंने उसका आंसर देना स्टार्ट किया, लेकिन जब मैं दिया ना तो उनका उनका वॉइस आना बंद हो गई मेरी उनको। तो उन्होंने मुझे बीच में रोक के कहा कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा आप क्या कह रहे हो, क्योंकि आपकी ऑडियो चली गई थी। फिर उन्होंने क्वेश्चन बदल दिया। उसके बाद उन्होंने फिर मुझे पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर देना नहीं पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि आप क्या ये कैसे कह सकते हो कि जो आप अपने स्टूडेंट्स को बता रहे हो जो आपके चैनल पर है, जो आपके चैनल से कनेक्टेड है, वो सब सही है। तो मैंने इस पे कहा कि मैम मेरा जो कैट जो हुआ था मेरा पिछला, उसमें मेरे 78 थे, और वहाँ से अब मैं 97 में पहुंचा हूँ। तो ये जो मैंने जर्नी कवर की, तो मुझे ये पता है कि मैं जब मेरे 78 आए थे तो मैं क्या गलतियां कर रहा था, और अब जब मेरे 97 आए तो मैंने क्या अच्छी चीज़ें करी। तो मैंने ये कह के कहा कि मैम तो इसलिए मैं कह सकता हूँ कि जो स्टूडेंट से मतलब बता रहा हूँ वो सही होगा, क्योंकि मैंने कुछ ना कुछ सही किया होगा तभी मेरे 78 से 97 पहुंचे। तो मैं वही बताता हूँ स्टूडेंट्स को कि मेरे 78 जब आए थे कैट में, तब मेरे से क्या गलतियाँ हुई थी, और जब मेरे 97 आए तो मैंने क्या चीज़ें इंप्रूव करी। फिर मैम ने इसके बाद पूछा कि आपके पास और कौन सी कॉल्स हैं? ये एक ट्रिकी क्वेश्चन रहता है हमेशा, और ये आपको बहुत संभल के इसे हैंडल भी करना है। मतलब उतना ही बताओ जितना मैं मतलब ओपनली नहीं कहूँगा इस पे कुछ भी, क्योंकि फिर आपको वो लग सकता है ना कि मैं मतलब ऐसा कुछ गलत मैसेज नहीं दे रहा हूँ कि सच मत बोलो। लेकिन मतलब ठीक है, ठीक ठाक, मतलब ओवर मत जाओ, सब कुछ मतलब रिवील करने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है।
अब मतलब ये एक ऐसा सवाल है जो कि आपको पहले से ही मतलब मुझे ही पता था ये आएगा और मैं प्रिपेयर्ड था इसके लिए। आपको ही बड़ा संभल के इसमें आंसर करना है और आप उतना ही बताओ जितना कि आपके सिलेक्शन के चांसेस को कम ना करें इंटरव्यू में, ठीक है? तो आगे आप समझ जाओ, आप खुद होशियार हो। मतलब समझ जाओ मेरा किस तरफ मैं आपको पॉइंट कर रहा हूँ, ठीक है? और हाँ, फिर उसके बाद इसके बाद उन्होंने मैम ने फिर दोबारा से ग्रिल करने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि आपके पास कौन से ओल्ड टाइम्स की कॉल है 97 पे? मैंने कहा मैम कोई भी ओल्ड टाइम की कॉल नहीं है। फिर उन्होंने कहा, मैम ने सीधे कहा कि फिर फायदा क्या है 97 लाने का जब ओल्ड टाइम की कॉल नहीं आ रही है तो। फिर मैंने कहा कि मैम मैं फिर भी खुश हूँ क्योंकि मैंने अब यहाँ पे मेरा आंसर ये था कि मैम मैं ज़्यादा खुश इस बात से हूँ कि मैंने अपना 100% दिया और मैं इसी चीज़ से बिलीव करता हूँ लाइफ में कि आप अपना 100% दो, उसके बाद रिजल्ट आपके फेवर में आए नहीं आए वो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन 100% देना आपके हाथ में है। तो मेरे जो 97 आए हैं मुझे पता है मैंने अपना 100% एफर्ट दिया, उसके बाद अगर नहीं आया देन आई एक्सेप्ट द रिजल्ट्स। और फिर ये मेरा पॉइंट था, तो मतलब फिर वो कन्विंस लगी उससे। और इसके बाद हाँ, अब इसके बाद फिर मैम खुद कहती हैं कि हाँ कि मतलब फिर मैम वो अंडर ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन पूछना स्टार्ट करती हैं आपके बैकग्राउंड से भी। तो उन्होंने पहला क्वेश्चन पूछा कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं? तो ये मैं भूल चुका था, हालांकि मैंने पहले पढ़े थे, लेकिन तो मैंने कहा कि मैम आई एम अनएबल टू रिकॉल, ये सब मैंने कहा। तो मैम ने फिर क्वेश्चन बदला। फिर मैम ने कहा कि अच्छा आप में से बताना कि फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आप में से कितनों को याद है? मतलब मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि इस क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन मैं टफ लेवल में रखूँ, मतलब क्या ये डिफिकल्ट था आंसर करने में बहुत जो मुझे नहीं पता था, या ये मुझे आना चाहिए था? आपकी क्या राय है वो आप बताइए। और फिर मैम ने पूछा अगला क्वेश्चन कि गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या होते हैं? तो वो वही होते हैं रियल अकाउंट, जो कॉमर्स वाले होंगे वो जानते होंगे, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। मैंने उसके रूल्स बोल दिए, ठीक है। और फिर उन्होंने पूछा 4 P's ऑफ मार्केटिंग क्या होते हैं? वो मैंने बता दिया, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। फिर मैम ने एक ये वाला क्वेश्चन में टफ रहूंगा। मैम ने पूछा कि यार ये क्या होता है, हर वीडियो में मैसेज आ जाता है ये कोई ना कोई। मैं अपनी पिछली वीडियो देख रहा हूँ, दोनों में ऐसे तरह मैसेज आए हुए हैं, मतलब बहुत यार ये हमारी वो है डिटेल शेयर कर देते हैं। तो ये डिफरेंट कॉलेज मैसेज करते भाई ज्वाइन कर लो। हाँ, ऊपर नीचे हो जाता है बार बार। फिर मैं यहाँ पे था कि अब इसमें आ गया तो भाई चैन नहीं है। फिर हाँ, फिर उन्होंने कहा कि ये फिर उन्होंने कहा कि 4 P's ऑफ मार्केटिंग किसने दिया, तो उस पर्सन का नाम बताओ। फिर मैं ये वाला, मुझे असल में मैंने ये पढ़ा था और मैंने एक जगह इसका स्क्रीनशॉट भी लिया था, कुछ मेरे ख्याल शायद ई से शायद उनका नाम था। मैंने उसमें मुझे याद नहीं आया, मैंने कह दिया मैं अनएबल टू रिकॉल। फिर उन्होंने पूछा कि अच्छा 4 P के अलावा भी कोई पीस है? तो 7 P's हैं, आपको पता होगा। तो मैंने वो बता दी, बाकी के जो 3 P's होते हैं वो बताएं। पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस, ये बता दें। तो उन्होंने कहा ओके, जो कि सही आंसर भी है। फिर उसके बाद सर की बारी आई। फिर मैम ने कहा ठीक है अब सर पूछेंगे आपसे। सर ने आती कहा कि यू सीम टू बी अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम एक्सपर्ट, नमन। मैंने कहा नो सर, देयर इज नथिंग लाइक दैट, इज जस्ट दैट आई फेस अ लॉट ऑफ फेलियर्स इन लाइफ एंड इन द नॉट, मैंने ये नहीं कहा इन लाइफ, मैंने कहा लॉट ऑफ फेलियर्स इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सो आई एम एबल टू बेटर रिलेट विद द स्टूडेंट्स एंड अंडरस्टैंड देम। सभ्य भाषा बोली मैंने। और फिर उन्होंने कहा ओके अब हाउ, फिर उन्होंने कहा कि सर ने कि आपने इंटरव्यू के लिए तैयार कैसे किया? फिर मैंने बताया कि सर मैंने थोड़ा ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स को ब्रशअप किया क्योंकि थोड़ा टाइम हो गया, आउट ऑफ टच हुए उससे। और फिर मैंने बताया सर मैं करंट अफेयर्स से तो रेगुलर अपडेट रहता हूँ, लेकिन मैंने और ज़्यादा कोशिश करी मैं और ज़्यादा अपडेट रहूँ इंटरव्यू के टाइम। तो वैसे भी मैंने लेकिन ये भी कहा कि मैं वैसे जनरली भी रहता हूँ, लेकिन मैंने थोड़ी और ज़्यादा कोई एफर्ट डाले उसके लिए। तो ये मैंने कहा। तो उन्होंने कहा ओके। फिर उन्होंने पूछा कि नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या होता है? तो मैंने बताया जो नेटवर्थ कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है वो होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। फिर उन्होंने पूछा कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज क्या होता है? तो मैंने कहा कैपिटल होता है, क्योंकि एक इक्वेशन है ना कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो वहां से एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू कैपिटल निकल आता है। फिर उन्होंने कहा कि तो क्या फिर नेटवर्थ और कैपिटल सेम होते हैं? यहाँ पर मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। और हालांकि मुझे एक आइडिया था मुझे क्या कहना चाहिए, लेकिन मैं श्योर नहीं था। तो मैंने सर से वही कहा कि सर आई एम नॉट वेरी श्योर अबाउट दिस। उन्होंने कहा ओके।
अब उन्होंने पूछा कि हम डेप्रिसिएशन क्यों दिखाते हैं, मतलब डेप्रिसिएशन क्यों, मतलब उसके लिए प्रोवाइड, व्हाई डू वी प्रोवाइड फॉर डेप्रिसिएशन? तो मैंने कहा कि सर जो एसेट्स होते हैं उनकी जो वैल्यू होती है वो नेचुरल वियर एंड टियर के थ्रू गुजरती है। विद टाइम एसेट्स की वैल्यू डेप्रिशिएट करती है। तो इसलिए हमें डेप्रिसिएशन के लिए शो करना पड़ता है। और फिर उसके अलावा उसके बाद उन्होंने कहा ओके, इसके उन्होंने डेप्रिसिएशन से रिलेटेड ना एक और कोई क्वेश्चन पूछा जो मुझे आया नहीं था, जो मुझे अभी याद भी नहीं कि क्या था वो वाला क्वेश्चन। वो मुझे उतना याद आ नहीं रहा है, तो वो वाला मैं बता नहीं पाया था। फिर उन्होंने पूछा व्हाट इज रेपो रेट, और ये मैंने बता दिया कि जिस रेट पे सेंट्रल बैंक लोन देता है कमर्शियल बैंक्स को वो होता है। फिर यहाँ पे सर ने एक डिफिकल्ट सवाल पूछा। अब मुझे ये डिफिकल्ट लगा, आप बताना कि आपको कैसा लगा। सर ने कहा कि हम इसे रेपो रेट क्यों बुलाते हैं, हम इसे लैंडिंग रेट क्यों नहीं बुलाते, हम रेपो को रेपो रेट क्यों बुलाते हैं, उसे लैंडिंग रेट क्यों नहीं बुलाते। तो मुझे मतलब उतना कुछ सूझा नहीं मैं इस पे, तो मैं इसको ढंग से आंसर नहीं कर पाया। आप बताना कि इसका आंसर क्या हो सकता है, आप कमेंट में बताएं, मैं पढ़ना चाहूंगा इसका, ठीक है। फिर उसके बाद सर ने पूछा व्हाट इज फिस्कल डेफिसिट। काफी इजी क्वेश्चन, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीव्ड अदर देन बोरोइंग्स, तो मैंने वही बता दिया, फिस्कल डेफिसिट बता दिया। फिर रेवेन्यू डेफिसिट पूछा, वो वही होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीव्ड। फिर पूछा इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है, यही बता दी भी, मतलब जो कॉमर्स के उनके लिए इजी क्वेश्चन हैं ये। इनसाइड ट्रेडिंग वही होता है जो मतलब आपको अंदर की कोई इन्फॉर्मेशन मिले कंपनी के बारे में, जो कि स्टॉक प्राइस को ऊपर नीचे कर सकती है। तो वो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो कि पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है, उस इन्फॉर्मेशन के पे जब आप ट्रेड करते हो तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं, ठीक है। तो मैंने यही सब बता दिया, ये सब सही था मेरे। फिस्कल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, इनसाइडर ट्रेडिंग वाले क्वेश्चन के सही आंसर दिए। रेपो रेट क्या होती है वो भी सही दिया था जो सर ने पूछा। और मैंने कुछ आंसर तरीके सही सही दिए और एक दो में सर के नहीं दे पाया। बस ग्रीटिंग एक्सचेंज हुई और मैं लॉग आउट कर दिया। और यहाँ पे यार 4 क्वेश्चन था जो मैं नहीं दे पाया, जिसके आंसर ढंग से। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आपको इस क्वेश्चन का लेवल क्या लगा, आपको इजी लगे, ये मॉडरेट लगे या डिफिकल्ट लगे। वो 4 क्वेश्चन कौन से हैं, वो है एक तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, इसका लेवल आपको कैसा लगा, क्या ये डिफिकल्ट में आता है आपके लिए, या आपके लिए मॉडरेट या इजी में आएगा, या फिर आप क्या समझते हैं मुझे ये आना चाहिए था कि नहीं। अब तो मैं खैर पढ़ ही लूंगा अगले इंटरव्यू से पहले। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट पूछा जो कि मुझे नहीं आया। पीस ऑफ मार्केटिंग जो होते हैं वो किसने दिए हैं, उसका नाम, ये वाला क्वेश्चन का लेवल आपको कैसा लगा ये बताइए। तीसरा मुझे जो नहीं आया कि रेपो रेट को रेपो रेट क्यों कहते हैं, लैंडिंग रेट क्यों नहीं कहते। चौथा जो था कि नेटवर्थ और कैपिटल क्या सेम होते हैं, तो वो वाला। तो ये 4 क्वेश्चन मुझे नहीं आए। और बाकी मुझे लगा कि मैंने जो ग्रिलिंग थी मैम की, और उसको मैंने काफ़ी अच्छी तरह हैंडल किया। और मैंने एक्सप्रेशंस कभी भी फेस पे मतलब हंसी वाला जाने नहीं दी, जो कि मैं समझूंगा एक पॉजिटिव रहा मेरे लिए। और फिर हाँ, इंटरव्यू तो हो ही गया था, मैं लॉग आउट कर लिया था फिर। और इतना ही था इस इंटरव्यू में। मैं कहूँगा ग्रिल वाले इंटरव्यू में ज़्यादा बल्कि मज़ा आया, मैं कहूँगा, क्योंकि अगर वो वाले इंटरव्यू चल रहे होते ना कि पहले हर किसी से हंस रहे हो, तो फिर वो मतलब फिर हर किसी के ठीक ठाक मार्क्स आ जाते हैं। ग्रिलिंग इंटरव्यू में कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स गिर सकते हैं। तो इस तरह के इंटरव्यू में मुझे लगता है कि आपके पास एक अपॉर्चुनिटी भी रहती है बाकियों से अगर बेटर स्कोर करने की। अगर अगर पैनलिस्ट का मूड है कि वो सबको ग्रिल करने वाला है, तो अगर उस वाले ग्रिलिंग इंटरव्यू को आप अच्छी तरह हैंडल करो तो आप दूसरों पे एक एडवांटेज पा सकते हो। लेकिन उस तरह के इंटरव्यू में एडवांटेज पाना आसान नहीं होता जिसमें पहले सबके संगी फ्रेंडली है। ये मतलब ये वैसा ही है कि मान लो इजी एग्जाम आ गया बहुत, तो हर कोई कराएगा। अगर डिफिकल्ट एग्जाम जहाँ आता है ना, वहाँ पे मालूम पड़ता है कि किसका लेवल सच में बेटर है। तो बस ये इस वीडियो में। और मुझे पर्सनली ज़्यादा मुझे पसंद आया, मुझे ग्रिलिंग इंटरव्यू फेस करना, बजाय एक ऐसा इंटरव्यू जो कि पहले जिसमें सबके संग हंस रहे हो। और मुझे लगता है मैं ज़्यादातर क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरह हैंडल किया उन 4 क्वेश्चन को छोड़ के। इसमें से मुझे 2 तो डिफिकल्ट लगी मुझे पर्सनली। बाकी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट वाला क्वेश्चन मुझे आ सकता था, वो मुझे आया नहीं, हालांकि मैं भूल चुका हूँ। और बस ये हाँ, इससे पहले वैट भी था, मैं आपको वैट बताना भूल गया। तो वैट हमारा आधे घंटे जो हुआ उसका टॉपिक ये था कि जो जेंडर इक्वालिटी होती है वो क्या सोशल रियलिटी है या फिर इज जस्ट अ विशफुल थिंकिंग है। तो जेंडर इक्वालिटी, सोशल रियलिटी और विशफुल थिंकिंग, तो इस पर अपनी राय रखनी थी। 500 से कम वर्ड्स में आपको अब लिखना था। मुझे लगता है मैंने काफ़ी अच्छा लिखा है उस पर, जो मेरे पॉइंट्स हैं। तो अगर वो 10 मार्क्स का है तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसमें मिनिमम 7 मुझे मिलने चाहिए, ठीक है। तो ये था पूरा एक्सपीरियंस। मैंने आपके साथ मतलब पूरा A to Z सब कुछ शेयर किया, मतलब एक भी चीज़ नहीं छूटी, क्योंकि मैंने सब लिख लिया, ठीक है। और इसलिए मैं लिख के लाता हूँ ताकि कुछ भी भूल ना जाऊँ। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। जो ये मेरे और इंटरव्यू एक्सपीरियंस हुए हैं वो भी आपको चैनल में मिल जाएंगे। मैं क्या करने वाला हूँ, जो मेरे पिछले साल के एक्सपीरियंस हुए हैं, जो मैंने पिछले साल इंटरव्यू दिए थे, जैसे कि मैंने SIBM बेंगलोर का दे रखा है, वो कन्वर्ट कर रखा है, और भी जो मैंने कन्वर्ट किए हैं और जो कन्वर्ट नहीं भी किए हैं वो भी बताऊंगा। पिछले साल मैंने IFT का दिया था, MDA गुड़गांव को दिया था, मैंने SIBM बेंगलोर का दे रखा है,
एमडीएम मुर्शिदाबाद का दे रखा है, आईएमटी का इंटरव्यू एक और दे रखा है पहले, और भी जो मैंने आईएम कैप का दे रखा है, और आईएफटी मैंने बता दिया। हाँ, तो जो भी मैंने पिछले साल इंटरव्यू दिए और जो मैं इस साल इंटरव्यू देते जा रहा हूँ, सब मैं आपके संग शेयर करता जा रहा हूँ, और आगे भी बहुत सारे इंटरव्यू एक्सपीरियंस आने वाले चैनल पे। तो अगर आप नए हो तो प्लीज लाइक कर, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में। अगर वीडियो को ज़्यादा देखा है तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बाकी मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।